जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में गणित विषय में हमने अध्याय 11 तक का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया था। आज हम अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो और पुराने सारे वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसकी जो पहली विषय वस्तु है वो है वृत्तों का परिमाप और क्षेत्रफल। तो आप भली भांति जानते हैं कि जब किसी वृत्त के अनुदिश चलते हुए अगर हम इसकी एक पूरा चक्कर पूरा कर लेते हैं तो ये जो चली गई दूरी है इसको हम इसका परिमाप कहते हैं। अर्थात एक वृत्त के अनुदिश चली गई कुल दूरी उसका परिमाप कहलाती है। इसको हम वृत्त की परिधि के नाम से भी जानते हैं। तो वृत्त की जो परिधि है उसको हम अगर व्यास में लिखें तो पाई डी, और अगर डी का मान हम त्रिज्या रखते हैं पाई डी की जगह अगर हम त्रिज्या रख दे तो 2r होती है, ये हो जाता है 2 पाई r। तो ये वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाता है जिसको आपने भली भांति पढ़ रखा हुआ। इसी के साथ वृत्त से संबंधित एक और सूत्र आता है, वो आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के अंदर के संपूर्ण भाग को अगर हम शामिल करते हैं तो वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। वो जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। यहां पर पाई का मान सामान्यतः दशमलव के बाद बहुत अधिक संख्या तक होता है क्योंकि एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हम हमारे हल को प्राप्त करने के लिए या समाधान को प्राप्त करने के लिए 22/7 जो कि एक एप्रोक्सीमेट मान है उसको हम लेते हैं, और दशमलव हम 3 दशमलव में अगर देखो 3.14। लेकिन ये एप्रोक्सीमेट सन्निकट मान है, ये इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो इनकी सहायता से परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल इसके मान ज्ञात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 12.1 की। तो दोस्तों, प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल, और वो क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 जो कि 19 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 जो कि 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अब हमने यह भी मान लिया पहले वृत्त की परिधि C1, दूसरे वृत्त की परिधि C2 और नवीन वृत्त की परिधि C है। अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए इसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दोनों वृत्त की परिधि है C1 प्लस C2 और इन दोनों के योग के बराबर है नवीन वृत्त की परिधि। हमने इस प्रकार से लिख दिया C1 प्लस C2 बराबर C। C1 मतलब पहले वृत्त की परिधि वो हो गई 2 पाई r1, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2 और तीसरे वृत्त की परिधि हमने मान लिया 2 पाई r। अब यहां पर अगर हम 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाता है r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r, और 2 पाई से 2 पाई कट गया। तो हमारे पास बचता है r1 प्लस r2 बराबर r, और r1 हमें दे रखा है 19 सेंटीमीटर, r2 हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर बराबर r, अर्थात 28 सेंटीमीटर बराबर r। तो यहां से एक तरह से ये कहें कि एक नियम स्थापित हो जाता है
कि अगर दो वृत्त की परिधि का योग उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। सीधा सा ये कहें कि अगर दो वृत्त की परिधियों का योग किया जाए उनकी त्रिज्या कितनी होगी, तो उनकी त्रिज्या जो नवीन बनेगी उसकी त्रिज्याओं की योग के बराबर होगी। इस प्रकार से हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को भी तैयार कर सकते हैं कि अगर दो वृत्तों की परिधि है उनका योग से नया वृत्त बनेगा तो त्रिज्या कितनी होगी, तो वो त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। हमारा अगला सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का हमने मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या R1 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हमने दोनों वृत्त में पहले वृत्त का क्षेत्रफल मान लिया, पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2 और नवीन वृत्त का क्षेत्रफल A। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल A1 प्लस A2 के योग के बराबर नया वृत्त। अब A1 पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, A2 पाई R2 स्क्वायर, A पाई R स्क्वायर। यहां पर हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल तो क्या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। अब R1 है हमारे पास 8 की घात 2, R2 है हमारे पास 6 अर्थात 6 की घात 2 बराबर 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर मतलब 64, 6 स्क्वायर मीन्स 36 बराबर R स्क्वायर। 64 प्लस 36 100 बराबर R स्क्वायर। अब दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, क्योंकि R का मान निकालना तो दोनों ओर का वर्गमूल लिया, यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो आपका आंसर आएगा R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि जो नए वृत्त का जो क्षेत्र त्रिज्या आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में ये तीरंदाजी या निशाना लगाने के लिए एक चित्र दिया है। इसके वृत्ताकार भाग को अलग अलग रंग के हैं। इसमें जिस इलाके में निशाना लगेगा उसके हिसाब से अंक प्रदान किए जाते हैं। बीच का जो वृत्त है वो गोल्ड है, इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। इसके बाद बाहर अलग अलग कलर की पट्टियां हैं जो कि 10.5 मीटर चौड़ी है। तो अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे बीच का जो भाग है वो गोल्ड है, इसको हम इस वृत्त को हम C1 नाम दे दें, दूसरे वृत्त को C2, C3, C4, C5। और ये जो रंग लिखा है ये पट्टियों का ही रंग है, ये पूरे सर्कल का या वृत्त का रंग नहीं है, पट्टियों का रंग है। और हमें इन पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है अलग अलग कलर का। अब चूंकि जो बीच में गोल्ड है ये पूरा ही वृत्त है, इसलिए जब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम इसको एक भाग देते हैं और यह लिख देते हैं गोल्ड वृत्त C1 का क्षेत्रफल। तो C1 का क्षेत्रफल, और ये वृत्त है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं वो होता है पाई R1 स्क्वायर। इसकी त्रिज्या को R1 नाम दे देते हैं। तो पाई हो गया 22/7 और जो 21 सेंटीमीटर है ये इसका व्यास है, इसलिए हम इसका आधा कर देंगे, 21 का आधा, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणित 21/2 गुणित 21/2। तो 7 से 21 कट जाएगा 3 बार और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा
33 गुणित 21/2। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो हल करने पर हमारा उत्तर आता है 346.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये जो पूरा गोल्ड वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल आ गया इसका। अब जो दूसरा भाग है तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो रेड का निकालना है, लेकिन रेड एक पट्टी के रूप में है, पूरा वृत्त नहीं है। इसलिए इस रेड वाले कलर वाला जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे रेड पट्टिका का क्षेत्रफल। और रेड पट्टिका का क्षेत्रफल आप सीधे नहीं निकाल सकते क्योंकि ऐसा कोई सूत्र नहीं। इसलिए जो वृत्त C2 है इसी के अंदर वृत्त C1 है, तो इसलिए हम लिखेंगे वृत्त C2 का क्षेत्रफल माइनस वृत्त C1 का क्षेत्रफल। वृत्त C2 का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लग जाएगा हमारा πr² और वृत्त C1 का आपने पहले से ही क्षेत्रफल निकाल रखा, वो ये रहा 346.5। पाई का मान 22/7 गुणित R2। अब R2 के बारे में उसने कहा है कि प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, अर्थात इधर से यहाँ तक 10.5 ये चौड़ाई हो गई, इधर 10.5 ये चौड़ाई हो गई, अर्थात कुल कितना हो गया 10.5 और 10.5 ये 21 सेंटीमीटर और बीच में 21 सेंटीमीटर, अर्थात टोटल हो गया 42 सेंटीमीटर जो कि व्यास है। तो व्यास यहाँ से यहाँ तक 42 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसकी आधी हो गई त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर का वर्ग माइनस 346.5, तो 22/7 और 21 का वर्ग होता है 346.5। इसको हमने इससे कैंसिल किया तो ये हो गया 7 छंग 42, 2 7 या 21। अब इसको हम गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों 22 या 66 का 6 हासिल आया 6 और 22 छंग 132 और 6 138 माइनस 346.5। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो ये घटाया दोस्तों, तो ये आ गया रेड पट्टिका का क्षेत्रफल। रेड पट्टिका मतलब दोस्तों ये इतना का क्षेत्रफल आ गया। अब रेड पट्टिका का क्षेत्रफल आ गया और इस क्षेत्रफल को ध्यान रखना क्योंकि ये C2 का क्षेत्रफल है, C2 का, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये C2 का क्षेत्रफल है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगले हल में। अब गोल्ड का क्षेत्रफल आ गया, रेड का क्षेत्रफल आ गया, अब हम ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तीसरा भाग हल करेंगे हम ब्लू पट्टिका का क्षेत्रफल। अब जो ब्लू पट्टिका है वो यहां पर है इस तरह से C3 के अंदर। जो ब्लू पट्टिका है वो है C3 के अंदर। तो वृत्त C3 का क्षेत्रफल, इसमें से हम माइनस कर देंगे वृत्त C2। देखो ये C2 यहां तक है, तो इसमें से इतना पूरा माइनस हो जाएगा, तो केवल ये वाला भाग बच जाएगा, ब्लू वाला भाग ये। तो वृत्त C2 का क्षेत्रफल, बस इसी प्रकार क्या करना है आपको, जिस पट्टिका का क्षेत्रफल निकालना है उस पट्टिका का बाहर वाला वृत्त ले लें, ये पट्टिका का बाहर वाला वृत्त माइनस कर दे अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, बस। तो अब जैसे ब्लू का निकालना है, ये रे ब्लू, तो ब्लू का बाहर वाला जो सीमा है वो C3 है और अंदर वाली है C2, तो C3 का क्षेत्रफल माइनस C2 का क्षेत्रफल, वृत्त C2 का क्षेत्रफल। अब वृत्त C3 में तो फार्मूला लगेगा πr3² और वृत्त C2 का क्षेत्रफल आप निकाल चुके, मैंने कहा था ये रहा वृत्त C2 का क्षेत्रफल। वृत्त C2 का क्षेत्रफल ये रहा 1386, तो ये तो आपके पास पहले से ही तैयार है। अब मामला बचा इसका, तो पाई 22/7 और R3, तो ये ब्लू का क्षेत्रफल यहाँ तक
व्यास, तो ये भी 10.5, ये भी 10.5, तो 10.5 और 10.5 ये 21 हो गया, ये भी 21, 21 दूना 42, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 21 हो गया, तो 21 या 63, तो ये आपका हो गया 63⁻² माइनस 1386। अब आपको केवल गणना करनी है और इससे आ जाएगी ब्लू पट्टिका का क्षेत्रफल। अब यह आपका ब्लू पट्टिका का क्षेत्रफल आ जाएगा। जब आपको ब्लैक निकालना है तो ब्लैक पट्टिका ये है, तो ब्लैक पट्टिका की ये C4 में से C3 माइनस करना, C4 का क्षेत्रफल माइनस C3 का क्षेत्रफल, C3 का क्षेत्रफल यहाँ से मिल जाएगा, C4 की गणना करनी। जब आपको व्हाइट पट्टिका का क्षेत्रफल निकालना तो C5 वृत्त 5 का क्षेत्रफल में से वृत्त 4 का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो आपको इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस इस प्रकार से बहुत आसानी से हम इस सवाल को हल करेंगे। कुछ भाग मैंने बता दिया है, अब कुछ भाग आप हल करना। हमारा अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 4, बहुत अच्छा सवाल है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो हमें एक चीज दी है, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कार की गति है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाते हैं। तो अगर वो कार 10 मिनट तक चलती रहे तो 10 मिनट में कुल कितने चक्कर वो पहिए लगा लेंगे, मतलब पहियों के चक्करों की संख्या हमें पता करना है। अब हम सबसे पहले अगर हमारे सवाल को देखते हैं तो ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर आवर में है और ये मिनट में है, इकाइयाँ अलग अलग है। तो सबसे पहला काम है इकाई को समान करना। पहिए का व्यास सेंटीमीटर में है तो मैं इसको मीटर में बदल लेता हूँ। आप कहेंगे सेंटीमीटर को मीटर में क्यों बदल रहे हैं, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड जो मानक हैं उसमें बदल लेते। तो सेंटीमीटर की जो स्टैंडर्ड इकाई है वो है, मानक इकाई है मीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदला तो 100 से हम इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। किलोमीटर पर आवर को भी हम 66 किलोमीटर है तो 66 किलोमीटर को हमने मीटर में बदला और आवर को मैंने मिनट में बदला और मिनट को फिर हम सेकंड में बदल लेते हैं। तो 66 किलोमीटर को मीटर में बदला तो 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन में आवर या घंटा है, तो इसको मैंने पहले मिनट में बदला, मिनट को हमने सेकंड में बदला। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से 3, तो 11 पंजे 55/3 मीटर प्रति सेकंड। ये 10 मिनट है, इसको सेकंड बदल लिया तो 600 सेकंड। तो सबसे पहला काम हो गया दोस्तों, और वो ये हुआ कि हमने सभी को समान यूनिट में कर लिया। अब बात ये है कि हम आगे कैसे बढ़ें। पहियों के चक्करों की संख्या पूछिए, व्यास दिया है और दूरी दी है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी वृत्त, उसकी जितनी परिधि होती है एक चक्कर में वो उतनी ही दूरी तय करता है। परिधि के बराबर उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है अगर पहिया गोल घूमते हुए आगे बढ़ता है। कोई भी पहिया हो वो एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि होती है, क्योंकि अगर एक वृत्त को हम खोल दें तो लंबा हो जाता है, तो लंबाई उसकी परिधि के बराबर होती है। इसलिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे परिधि। तो पहिए की परिधि या वृत्त की परिधि लिखेंगे हम, बराबर होता है पाई गुणित व्यास। 2 पाई आर त्रिज्या में होता है और पाई डी व्यास में होता है सूत्र। पाई है हमारा 22/7 और व्यास हमारा है 0.8 मीटर, 0.8। इसका गुणा क्या, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 17.7 मीटर। ये इसकी परिधि, और परिधि का मतलब ये है कि इतनी दूरी एक चक्कर में तय करेगा, अर्थात एक चक्कर में तय की गई दूरी।
ये पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है। ठीक है, अब हम ये पता करेंगे कि 10 मिनट में पहिया कितनी दूरी तय कर लेता है। तो 10 मिनट में पहिए या कार द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, वो दूरी कोई भी तय करे, दूरी का जो सूत्र होता है वो आप सभी को पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। और चाल हमारे पास है 55/3 और समय हमारे पास है 600 सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए आंसर मीटर में आएगा। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 1 2, इतना मीटर दूरी कार के द्वारा तय की गई। अब आप समझ लें कि इतनी दूरी में एक चक्कर होता है, तो उतनी दूरी में कितना चक्कर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी 17.6/7, अर्थात ये उल्टा हो जाएगा 7/17.6, दशमलव हटाया तो ये इस तरह से शून्य लग जाएगी। 11 से मैंने काट दिया, 11 कम 11, 1 2 3, 1 2 3, इसको काटा 11 एकम 11, 11 छम 66, इसको हमने 2 से काट दिया, 2 8 16, तो ये हो गया 35। फिर इसको 8 से काटा, 8 एकम 8, 20, 8 दूनी 16 और ये हो गया आपका 8 पंजे 40। तो ये आया दोस्तों 125 गुणित 35। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर आया इसका आंसर 4375 चक्कर, अर्थात वो पहिया इतने समय में इस गति से इतने चक्कर पूरा कर लेगा। यहाँ पर बस एक बात बहुत ध्यान रखने की है, और वो ये है कि कोई भी पहिया एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करता है जितनी उसकी परिधि होती है। बस आपने अगर ये बात याद रख ली तो आप आसानी से इस तरह के और भी कई सवाल हल कर पाएंगे। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है जो कि एक ऑब्जेक्टिव के स्वरूप का है। प्रश्न यह कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, इकाई को हम ध्यान नहीं रखेंगे, केवल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो उसका कहने का मतलब है कि वृत्त की परिमाप अर्थात परिधि बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है संख्यात्मक रूप से, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई से पाई कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, तो बचा 2 बराबर r। तो 2 इकाई इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली पूर्ण होती है। पुनः मिलेंगे नई प्रश्नावली के साथ, नई समस्याओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।